नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक हमेशा ही राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा टारगेट रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जिसने इस देश पर सबसे लंबे समय तक राज किया, उत्तर प्रदेश में भी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव आए और उन्होंने यादव और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ करने के बाद जिस तरह से दलित वोट बैंक को निशाना बनाया, बहुजन समाजवादी पार्टी कांसीराम ने और उसको आगे बढ़ाया मायावती ने। लेकिन अब बहुजन समाज के हितों के रक्षक एक और नए चेहरे के रूप में उभर रहे हैं चंद्रशेखर, और उनको चुनौती देने के लिए मायावती ने एक नया चेहरा तैयार करने की कोशिश की है। अभी तो चेहरा मायावती ही है, लेकिन आने वाले दिनों में आकाश आनंद को लेकर जिस तरह की तैयारी मायावती और बीएसपी की तरफ से हो रही है, क्या उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक में अब सेंध लगाने में मायावती के भतीजे यानी आकाश आनंद और चंद्रशेखर में कहीं कोई मुकाबला हो सकता है? चंद्रशेखर वाकई में बीएसपी को चुनौती देने, और बीएसपी के जितना बड़ा वोट बैंक है, आज भी जब बीएसपी हाशिए पर है, 7 से 8% वोट बैंक बीएसपी के पास अभी भी उत्तर प्रदेश की सियासत में है, जो पूरी की पूरी चुनावी दिशा को मोड़ सकता है, बदल सकता है, नया रास्ता दिखा सकता है। तो चंद्रशेखर कितना वोट बैंक उत्तर प्रदेश में अपने खाते में कर पाएंगे? क्या आकाश आनंद और चंद्रशेखर अब उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के नए धुर बन सकते हैं? ये सवाल है, क्या बन सकते हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव जी, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ साथी न्यूज 24, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजीत नाहर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कर्मवीर आजाद बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए चिंतक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्मवीर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरह की सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्या समझ में आ रहा है आपको कि चंद्रशेखर आपके लिए वाकई में कोई चिंता की वजह, कोई कारण है? मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए, आकाश आनंद के लिए, मायावती के लिए? जी, डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने पूछा है कि बहुजन समाज पार्टी और जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को तैयार किया है, और दूसरी तरफ दलित वोट बैंक का एक और चेहरा, उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर रावण जी है। इन दोनों में कौन लोग हैं? देखिए, समस्या आज जो है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, कोई भी हो, समस्या ये है कि वोट की जो चाहत है दलितों की, सबको आज की डेट में पूरी राजनीति, भारत देश की पूरी राजनीति दलितों पे आकर के टिक गई। केवल दलित, लेकिन दलित उत्थान के लिए वास्तव में अगर देखा जाए कि कौन लोग आगे बढ़ करके आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। एक लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा, और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि गरीबी का जो हमारे भारत देश का गरीबी का एक ग्राफ है वो बहुत कम, इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे, इतने परसेंट। तो ये जो दोहरा चेहरा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, वास्तविक जो जरूरत है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में दावा किया जाता है कि वो दलितों की हितैषी है, दलितों की पार्टी है। मैं मानता हूं मान्यवर कांशीराम साहब का संघर्ष, त्याग, तपस्या, समर्पण इस समाज को उठा करके एक स्थान पे बिठाया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, जिस व्यवस्था से लड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने
पूरे जीवन संघर्ष किया, यहाँ तक कि अपनी 4 संतानों की कुर्बानियां दी, लेकिन उसी समाज के कुछ चंद गद्दार दलाल टाइप के लोग उस समाज का उत्थान नहीं चाहते। वो हर दल में है। बहुजन समाज पार्टी में भी उस तरीके के लोग हैं, समाजवादी पार्टी में भी उस तरीके के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी में भी उस तरीके के लोग हैं जो समाज का उत्थान नहीं चाहते, केवल अपना उत्थान चाहते हैं। जिस व्यवस्था को तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना संघर्ष किया, और मान्यवर काशीराम साहब जो डीआरडीओ में सहायक वैज्ञानिक के पद पे थे, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब दीना भाना का प्रकरण हुआ, दीना भाना के प्रकरण की बात जब खापर्डे जी जो उनके समकक्षी थे, जब उन्होंने एक पुस्तक उनको दी मान्यवर काशीराम साहब को, जाति का विनाश, वो जाति के विनाश पुस्तक को एक बार नहीं 10 बार पढ़ते गए, हर बार नया कुछ मिला। उस मान्यवर काशीराम साहब के अंदर एक जिद और जुनून हुआ। उस जिद जुनून ने पूरे भारत की राजनीति को पूरा बदल करके रख दिया। ऐसे महापुरुष के संघर्षों को बेचा जा रहा है, खोचा जा रहा है। कुछ चंद गद्दार बहुजन समाज पार्टी में भी कोऑर्डिनेटर के रूप में बैठे हुए, जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं, जल्द ही आ रहा है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है। आप देखिएगा, जिला पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कुछ कोऑर्डिनेटर जो मानव तस्करी करेंगे। मानव तस्करी कैसे करेंगे? बहुजन समाज पार्टी के उन शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के लोगों के वोटों को बेचेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। आने वाला समय देख लीजिएगा, वो केवल कहेंगे हमारे पास इतना वोट बैंक है। जिस वोट बैंक के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने समाज को समझाने का प्रयास किया, ऐसे समाज के लोगों, अगर आपने अपने वोट को बेचा, इसका मतलब आपने अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बेचा। सोचिए, सामूहिक रूप से बहन बेटियों की इज्जत को बेचने की नीलामी लगे, बोले लगे। फिर विधानसभा आएगा, वहां पे भी बोली लगे। क्या हो रहा है ये? कोई भावनात्मक रूप से बाबा साहब का नाम दिखा करके, बाबा साहब की बात करके बाबा साहब को बेचना चाहता। बाबा साहब की प्रतिमा से मैं बार बार आपके डिबेट में ही, मानस जी भी है, आप मानस जी पहले लिया करते, मैं बार बार कहता था कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है, बाबा साहब मानस जी हमारे साथ जुड़े हैं। मानस जी, कर्मवीर आजाद जी जितनी, एक मिनट करण जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। प्रमोद गोस्वामी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले मानस जी आपके पास आ रही हूँ कि जितना हमला चंद्रशेखर पर मायावती के द्वारा किया जा रहा है, क्या मायावती का कद और चंद्रशेखर का कद का जो फर्क है, और कर्मवीर आजाद जी का जो गुस्सा है, इतना गुस्सा क्यों है? दरअसल चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति हैं, या कहिए ऐसे उभरते हुए दलित नेता हैं, जिन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर ईमानदारी से अपने वर्ग के बीच में काम किया जाए तो उसके नतीजे बेहद बेहतर हो सकते हैं। अब जिस सीट से वो सांसद हैं, उस सीट पर कभी बहुजन समाज पार्टी का बहुत तगड़ा दबदबा हुआ करता था। अब आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। चंद्रशेखर को किसी सियासी दल ने सपोर्ट नहीं किया। वो अपनी एक पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके वो सांसद बन गए, और वो भी ऐसी सीट से जिस सीट पर कभी मायावती का एक छत्र राज हुआ करता था। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप फील्ड में उतर करके, मैदान में उतर करके अपने लोगों के बीच में काम करते हैं, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए अगर आप उनकी आवाज बनते हैं, तो आप किसी एक इलाके में या उसका विस्तार किया जाए तो मंडल, प्रदेश, किसी भी स्तर पर आप अपना एक सियासी आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। मायावती
या काशीराम जी ने जो पार्टी का जब गठन किया, स्थापना की, उसको वहां तक पहुंचाने से पहले बहुत लंबा संघर्ष था उनका। BS4 एक संगठन है, वामसेफ एक संगठन है। आजाद जी इस बात को जानते हैं, प्रमोद गोस्वामी जी भी जानते हैं, हमसे पहले के ये बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं। वामसेफ ने किस तरीके से काम किया खास वर्ग के अधिकारियों के बीच में, वो ये माना जाता था कि ये वो वर्ग है जो दरअसल दलित मूवमेंट को, दलित उत्थान के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। BS4 तो एक काडर था आपके पास, उस काडर के जरिए दलित वर्ग की आवाज बनी बहुजन समाज पार्टी, और उसका कद काशीराम के जीवित रहते ही हुए ही इतना ऊंचा हो गया था कि लोग ये मान रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब देश की सत्ता पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा। 2007 में पहली बार ये नारा आया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। क्यों ये हुआ? मुझे आज भी मायावती की वो रैली याद है 2008 की, जिसमें उन्होंने जो अपना मंच बनवाया था, उसका जो आकार था दरअसल वो लाल किले की शेप का बनवाया था उन्होंने, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 2009 में मायावती किंग मेकर या किंग की भूमिका में हो सकती हैं। तो जिस पार्टी ने वहां से शुरू करके और यहाँ तक का सफर तय किया हो, अगर वो पार्टी धराशायी होती चली जा रही है 2007 के बाद से लगातार, और उसका जनाधार इस हद तक कमजोर हो गया कि तमाम दूसरे दल जिनको कभी आप दलित विरोधी मानते थे, वो तमाम दल अगर आपके वोट बैंक पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, तो ये मान लिया जाना चाहिए कहीं कुछ ना कुछ कमी आप में रह गई। या आप ये कहिए, जो कहा जाता है कि सत्ता जब हाथ में आती है तो सत्ता का अपना एक अलग चरित्र होता है, उसकी एक अलग अपनी जात हो जाती है, जिसको हम लोग पढ़ते रहे कि एक शासक होता है और एक शोषक होता है, जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिसका शोषण किया जाता है, और एक शासक होता है। तो भले ही शोषित समाज से ही निकल करके कोई व्यक्ति उस सत्ता तक पहुंच जाए, लेकिन जब सत्ता पर पहुंचता है तो उसका चरित्र ऐसा हो जाता है कि वो तमाम सारी बातें, जो तमाम सारे जो कहते हैं जो आधार, जो मूल्य होते हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। शायद यही वजह थी कि समाजवाद के साथ भी इसी तरीके का हुआ, वामपंथ के साथ भी इसी तरीके का हश्र हुआ, और जब हम बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं तो वो तमाम बातें याद आती हैं कि किस तरीके से अगर आप सत्ता पर पहुंचने के बाद अगर आप अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो आपका यही हश्र होगा, फिर कोई नया चंद्रशेखर पैदा हो जाएगा और वो आपके ही वोट बैंक में सेंधमारी करेगा या आपके ही वोट बैंक को खींच करके अपनी तरफ लाएगा, और जनता भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। क्यों नहीं मायावती जाती है, क्यों नहीं BSP का कोई कैडर जाता है अलीगढ़ जब घटना होती है, क्यों किसी को आप बलिया नहीं भेजते हैं? खाली टेबल पॉलिटिक्स करने से, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के रणनीति बनाने से, और ये कह देने से कि नहीं हम ही सबसे बड़े दलित के चिंतक हैं, सबसे बड़े दलित के हितैषी हम हैं, तो ये संभव नहीं है। एक बहुत बड़ी बहस है, मैं प्रमोद गोस्वामी जी का खासतौर से उसमें जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और लखनऊ में उनका बहुत लंबा करियर रहा है। एक कथाक्रम, यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ करता था, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। तो मैं शुरुआती दौर में उसके कई सारे उसके संस्करण में जब भी उसका होता था आवार्षिक आयोजन, मैं जरूर शामिल होता था। उसमें बहुत सारे दलित चिंतक आते थे और वो बहुत अच्छी बातें करते थे, जिसमें मुद्रा राक्षस से लेकर के राजेंद्र यादव जी, तमाम सारे लोग उसमें बड़े बड़े साहित्यकार देश के वहां पर जमा होते थे। तो ये कहा जाता था कि आखिर दलित जो है, दलित साहित्य की बात होती थी, दलित साहित्य कौन सा बेहतर है? वो दलित साहित्य ज्यादा बेहतर है जो दलितों ने खुद लिखा, या वो दलित साहित्य बेहतर है जो किसी और वर्ग ने लिखा, लेकिन उसकी व्याख्या उसने बहुत अच्छे से की, जिसमें हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र जी का जिक्र करते हैं। तो आप समझिए कि उस वक्त इस पे बहुत लंबी बहस हुआ करती थी, दो वर्ग बढ़ जाते थे और ये कहा जाता था कि नहीं, जो जिसकी समझ ज्यादा है, जो ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसकी कलम में धार है, वो ज्यादा बेहतर लिख सकता है। आप दलित बिरादरी से ही आते हैं, इसलिए आप अच्छा लिखेंगे दलितों के बारे में, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। खैर, ये एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है। लेकिन इन सबके विपरीत अगर आप देखिए कि जब आप किसी भी बिरादरी से आप आते हो, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं किसी खास वर्ग के लिए, तो जरूरी नहीं कि आप उस जात से आते हो। तो बहुजन समाज पार्टी अगर संघर्षों से कटी, अगर वो बहुजन समाज से कटी, उनके जो कार्यक्रम थे उनसे आप अलग हुए और आपने ये मान लिया कि आप एक आवाज लगाएंगे और दलितों की भीड़ यहाँ पर जमा हो जाएगी, 5-7 लाख आदमी। अरे मायावती की समझने वाले यही तो मायावती की अदावत है, इसी वजह से है।
मानस जी, पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर, बीएसपी की, लेकिन हम किसी भी संस्था की बात करें, किसी भी संगठन की बात करें, किसी भी कंपनी की बात करें, किसी भी समूह की बात करें, परिवार की बात करें, अगर वो अपनी जड़ों से दूर होता जाएगा, टेबल पॉलिटिक्स करेगा, एसी रूम में बैठेगा, तो जाहिर है कि वही स्थिति होनी है जो आज मायावती की है। सवाल ये प्रमोद गोस्वामी जी कि मायावती की वाकई में स्थिति ऐसी हो गई है कि वो चंद्रशेखर पर अटैक करे, हमला करे, उनकी चर्चा करे, उनका जिक्र करे, कहीं ना कहीं डराया हुआ है उनको। मीना जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये बड़ा मौजूद सवाल भी है। एक दौर वो भी मैंने देखा है, मानस जी ने भी देखा है, कि जब मायावती मुलायम सिंह को जो है ललकारा करती थी, बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी और इनको ललकारा करती थी, और आज स्थिति ये है या कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को वो ललकारा करती थी, हुंकार भरती थी, और आज ये स्थिति आ गई है कि वो चंद्रशेखर जो पहली बार सांसद बने हैं, कितना बड़ा जिनका अभी ग्राफ में फर्क आ गया है, कितना जबरदस्त ग्राफ में फर्क आ गया है। हाँ, उसका मुख्य देखिए, बिल्कुल मुख्य कारण एक मीना जी सबसे बड़ा एक ये है कि अभी मानस जी ने भी वही बात कही और मैं सहमत हूँ कि जो संघर्ष या किसी भी समाज के लिए, खाली दलित समाज ही नहीं, अभी आजाद साहब भी अपनी एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं, ये उनकी भी वेदना है कि सब आदमी, या उन्होंने भी ये बात कही कि सब उनको, मतलब उनको उत्थान की बात करते हैं, कोई कुछ नहीं है। विशेष रूप से चूंकि हम डिबेट कर रहे हैं मायावती को लेके या बसपा को लेके और दलित वोट बैंक को लेके, दलित समाज को लेके, स्थिति यह है कि काशीराम जी ने निश्चित रूप से एक मिशन के तौर पर वो चले थे, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं थी, गौड़ थी। वो दलित समाज के हित चिंतक थे, दलित समाज के हितों के लिए उन्होंने साइकिल चलाई, और उससे वो जाके गांव में जाके वहां बैठे हैं, और उस दौरान वहां 4-4, 6-6 लोगों को, 8-8 लोगों को बुला के बैठा के उन्होंने एक बड़ा समाज तैयार किया या वोट बैंक तैयार किया, दलित समाज को एकजुट किया जो बिखरा हुआ था। मायावती की दिक्कत ये हो गई कि मायावती के आने के बाद जब वो मायावती मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनने से पहले या पहले टर्म तक, जहां तक मुझे याद है कि तब तक तो दलितों के प्रति उनकी चिंता और उनकी लड़ाई देखी जाती रही, या वो किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो सत्ता के पहली बार मुख्यमंत्री बने हो उससे पहले का हो, या सत्ता में रही हो और उसके बाद हटी हो, तो भी वो दलितों के इशू को बराबर उठाती रहती थी, या बराबर उन इश्यूज को लेके एक उनकी बात को आगे तक बढ़ाती रहती थी। लेकिन उसके बाद जो स्थिति हुई, स्थिति ये है मीना जी कि अब मायावती जी, जो काशीराम जी का संघर्ष था, वो संघर्ष छोड़ के वो उसकी जगह पर सत्ता पाने की जो ललक और जो स्वाद उनको आ गया, सत्ता का स्वाद जो उनके जीभ पर आ गया, उसने संघर्ष को तिरोहित कर दिया, या दलितों की जो मूल समस्याएं थी उनका चिंतन समाप्त कर दिया। ये जो सबसे बड़ी बात है, उसकी वजह से आज ये स्थिति ये आ गई है कि उनका वोट बैंक जो 20% के लगभग था, या सारे राजनीतिक दल, ये मानस ने बिल्कुल बात सही कही है कि वर्ष 8 में जो उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने बिल्कुल लाल किले के हिसाब से बना के ये संदेश देने की कोशिश की कि अब हमारा लक्ष्य जो है वो केंद्र है, और केंद्र की सत्ता को हम काबिज करेंगे, या वहां पहुंचेंगे, वहां के समीकरण बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। लेकिन उसके बाद काशीराम जी के बाद, और दूसरी एक चीज और संदेश गया, मायावती जी कभी भी दलितों के बीच में नहीं गई। काशीराम जी बराबर दलितों के बीच ही, उनके साथ, उनके घर में, उनके टपेरे में जाके बैठे हैं, वहां पलंग पर, जमीन पर बैठे हैं। मायावती कभी भी नहीं गई। मायावती सत्ता में रही, वो खाली मौखिक भंजन तो करती रही, या आवाज कह लीजिए, लेकिन वो दलितों के इतने कांड हुए, लेकिन उसके बाद वो दलितों के वहां नहीं गई। तो दलितों को भी लगा कि भाई इनको आना चाहिए, वो नहीं आई,
खाली एक बयानबाजी करती रही तो उसका एक संदेश क्या। दूसरा, जो उसके नाम पर अगर आप देखें मीना जी, तो काशीराम जी ने ही बनाया ये बहुजन समाज पार्टी। इतनी बड़ी पार्टी बना दी, 4 बार मुख्यमंत्री मायावती को बनाया, लेकिन उन्होंने कोई अपना महल खड़ा नहीं किया, या उन्होंने कोई महल खड़ा किया हो, उन्होंने संपदा जोड़ी हो, या उन्होंने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया हो, नहीं किया। मायावती ने वो सब काम किए जिनका काशीराम जी प्रतिभा। वहीं से तो प्रमोद गोस्वामी जी पतन की शुरुआत होती है, चाहे वो कोई भी हो। जी, मैंने जैसा पहले जी, कहा कि चाहे कंपनी हो, समूह हो, परिवार हो, पतन की शुरुआत दरअसल वहीं से होती है, जो मायावती की हो गई। आज जिस जगह मायावती है और जिस तरह की बातें उनके लिए हो रही हैं, वो मायावती जो लाल कृष्ण आडवाणी को ललकारती थी, सोनिया गांधी को ललकारती थी, मुलायम सिंह यादव को ललकारती थी, आज चंद्रशेखर को हुंकार दे रही है। कर्णवीर आजाद जी कहां से कहां पहुंच गए आप। कैसा लगता है पार्टी का कैडर जब इस तरह की चर्चाएं सुनता है कि वरिष्ठ लोग और समाज और दलित उन्हें इस रूप में देख रहा है। डॉक्टर मीना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं आपको बताऊं, आपने कहा कहां से कहां। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी गोस्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे और दिल को छू लेने वाली बात कर रहे थे। मैं आपको, मुझे याद है, कभी तो जब सोचता हूं तो आंखों में आंसू आ जाता है कि वो मान्यवर काशीराम जो 1963 में, क्योंकि एक चीज कहा जाता है, किसी ने कहा है, एक साधक सारे संसाधन बना सकता है, लेकिन लाखों संसाधन मिलकर के एक साधक नहीं पैदा कर सकते। बिल्कुल ठीक। ये ये जो है बहुत बड़ी बात है मीना जी, कि उसी रूप में चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले रहे, चाहे माता सावित्री बाई फूले रही हो, चाहे मान्यवर काशीराम साहब रहे हो, चाहे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हो, ये लोग इतने बड़े साधक थे, अपनी साधना की बदौलत कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। उनके अंदर जो वेदना थी, संवेदना थी, कितनी बड़ी थी। और मेरे पिताजी एक चीज मुझसे कई बार कहते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए 3 चीजों की बहुत आवश्यकता है: जिद, जुनून और स्वाभिमान। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आज हमारा समाज, जो दलित समाज, विशेष करके चमार बिरादरी का समाज, जो ललचाई हुई निगाहों से देखता है कि शायद सत्ता आएगी, लेकिन उसको नहीं पता है कि उसी के वोट का खरीद फरोख्त होता है। जो एक समय था कि शोषक और शोषित दो वर्गों को मान्यवर काशीराम साहब ने एक मंच दिया। जिस पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, जाति का विनाश देश का विकास कैसे हो सकता है जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होता, लेकिन उसका प्रयोग मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि रोटी बेटी का संबंध न हो, बेटी का संबंध भले न हो, रोटी का संबंध अगर हो गया तो उन्होंने एक प्रयोग किया, सर्व समाज को एक साथ बैठा करके रोटी खिलाया, और उन्होंने एहसास कराया हमारे समाज के लोगों को कि सत्ता और लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत। वही जुनून हमारे लोगों के खूनों में, हमारे नसों में भर दिया गया, लेकिन उसका दुरुपयोग जो आज के हमारे लोग, देखिए, हम एक चीज कहेंगे गोस्वामी जी, और आप सभी लोगों से अनुरोध है, बुरा न मानिएगा, बुरा इसलिए न मानिएगा क्योंकि वो बात थोड़ी कड़वी है। एक विचारधारा है, हमारे भारत देश में 2 विचारधारा चलती है। एक अम्बेडकरवाद विचारधारा, जो अम्बेडकरवाद आज की विचारधारा नहीं, 563 ईस्वी ईसा पूर्व की ये विचारधारा है तथागत बुद्ध की। और एक विचारधारा जिसे मनुस्मृति कहते हैं, मनुवाद की विचारधारा।
मनुवाद की विचारधारा का अर्थ मतलब वो आप ये ना समझिए किसी जाति विशेष, एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ, किसी जाति के नाम पे नहीं कह रहा हूँ। ये विचारधारा वो जो मानव से मानव में विभेद पैदा करे वो है मनु। मैं मीना डॉक्टर मीना जी, मैं 2 मिनट अब आपको पूरी कर लेने दीजिए। वो विचारधारा आज हमारे उन लोगों में, जो हमारे लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारे रक्षक है, ये हमारे समाज के हैं, उन लोगों के अंदर वो विचारधारा पनपना शुरू हुई। जो सामंतवाद विचारधारा से मान्यवर काशीराम साहब ने लोगों को दूर किया, वही सामंतवादी व्यवस्था का पोषक हमारे अपने दलित वर्ग के लोग बन गए। मैं ये कहना चाहता हूं उस विचारधारा से ओतप्रोत होकर ये कि ये विचारधारा है, तो जब तक इन विचारधाराओं का पतन नहीं होगा तब तक मानवतावादी विचारधारा पनप ही नहीं सकता है। जी जी, बहुत लंबा समय हो गया है, दशकों के दशक निकल गए। अगर अब भी वैचारिक फर्क आपको बताना पड़ेगा, सवाल ये मानस जी कि चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने उस लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल की जो बीएसपी का बहुत गहरा गढ़ था, लेकिन आज की तारीख में वर्तमान चंद्रशेखर है, लेकिन उनकी सीट और उनका इलाका और उनका पूरा का पूरा जो एरिया है उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा हुआ। सवाल ये मानस जी कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीएसपी की जो स्थिति है और मायावती की जो मतलब अगर वो चंद्रशेखर पर हमले करने जैसी स्टेज पर आ गई है, तो दलित क्या मतलब यहाँ पर दलित क्या करे, कितना भ्रमित होगा, दलित किसके साथ जाएगा? वो मायावती, चंद्रशेखर, बीजेपी, कांग्रेस, मतलब कहाँ कितना भटकाव, मतलब चंद्रशेखर आखिरकार भला किसका करेंगे इस पूरी पॉलिटिक्स में, इस पूरी राजनीति में? कांग्रेस या बीएसपी, मतलब इंडिया गठबंधन या एनडीए? इस वक्त क्या है कि दलित वोटों को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक ऐसी खींचतान मची हुई है जो शायद इससे पहले कभी देखी नहीं गई, मगर मुझे याद नहीं आता कि इतना ज्यादा कभी संघर्ष रहा हो। समीकरण जाति बनते रहे, बिगड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी के पास तमाम जातियों का समर्थन रहता था, वो सवर्णों के साथ उनके पास उसमें ब्राह्मण भी और तमाम दूसरे वर्ग भी और उसके अलावा मुस्लिम भी साथ में रहते थे और दलितों का भी वोट मिलता था। तो वो एक दौर था अलग। क्षेत्रीय दलों के उदय के बाद चीजें बदली, कहीं एम बाई समीकरण बना तो कहीं दलित मुस्लिम का गठजोड़ बना, तो इस तरीके से सबके अपने अपने समीकरण थे। अब हम बात करते हैं मौजूदा परिस्थिति की, वर्तमान परिस्थितियों की। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे कार्यक्रम चले, दलितों के उत्थान को लेकर के बहुत सारी बात हुई, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है और इसके अलावा उसके पास आज भी बहुत सारे संकट हैं और उसकी अपनी बहुत सारी जरूरतें हैं। उत्पीड़न की घटनाएं आज भी, ऐसा नहीं है कि हरिजन एक्ट का दुरुपयोग नहीं हुआ, बहुत सारे मामलों में हुआ, इसको कोर्ट को भी कहना पड़ा कई बार, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आज भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मानस जी क्षमा चाहूंगा, हरिजन शब्द असंवैधानिक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। SC/ST एक्ट कह सकते हैं, अट्रोसिटी एक्ट कह सकते हैं, हरिजन गाली है, हरिजन गाली है। हाँ, SC/ST एक्ट कह सकते हैं उसको। तो उस एक्ट का दुरुपयोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आज भी जो है वो दलित बिरादरी के लोगों का उत्पीड़न होना बंद हो गया। आज भी आप देखते कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती ना जहां पर बारात नहीं चढ़ने दी, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, संघर्ष आज भी। अब ऐसे में जब बहन जी की सरकार थी तो ये लोगों को लगा, देखिए बहन जी को लोग क्यों पसंद करते थे, एक तो उनका काम करने का तौर तरीका, वो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत नकेल कसती थी। दूसरा उनका आक्रामक लहजा जो उस बिरादरी के लोगों को बहुत पसंद आता था, जो सदियों से दबे कुचले रहे, तो उनको वो उनकी शैली वो पसंद आती थी। भाषा में जो उनके कड़कपन था वो उनको समझ में आता, लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन अगर आप देखें कालांतर में जब पूर्ण सत्ता जब हाथ में थी, उसके बाद आप देखिए वो भी वक्त हम लोगों ने देखा ना, प्रमोद जी भी उस वक्त पीटीआई के ब्यूरो चीफ थे, वो बराबर देखते थे और भी बड़ा बहुत सारे पत्रकार हम देखा करते थे कि बहन जी की सरकार थी तो कहते थे कि मुंह उधर घुमा के खड़े हो, जो बहन जी आ रही हैं, पहले सड़कों की धुलाई होगी, उसके बाद पूछा जाएगा, फिर वहां से काफिला निकलेगा, फिर वो जाएगा, फिर पुलिस आएगी, घेरा बना देगी, रस्से बांध देगी,
जो कहने वाला, जो पीड़ित है, वो अपनी बात कह ही नहीं पा रहा है। उससे पहले ब्यूरोक्रेट्स का एक घेरा बन गया और उन्होंने रिपोर्ट दी, नहीं इसमें कुछ नहीं, ऐसा है, उसमें ये कार्रवाई हुई, ये हुई, और बहन जी ने एक बयान जारी कर दिया, बाद में काम खत्म। यानी जिसके लिए काम किया जा रहा था दरअसल उसको कुछ मिला ही नहीं। तो ये जब स्थिति बनने लगी धीरे 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 धीरे, तो मायावती का क्रेज उस खास वर्ग में कम होना शुरू हुआ। पूरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्रेज कम होना शुरू हुआ। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना है कि जो लोग भी बात करते हैं दलितों की, उनके उत्थान की, उनका सियासी इस्तेमाल करके, उनको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बना लेने में तो उनका बहुत रुचि रहती है कि वो दलितों के साथ सहभोज भी कर लेंगे, वो दलितों के घर में जाकर के रात्रि विश्राम भी कर लेंगे, बताने की भी कोशिश करेंगे कि हम आपके बहुत निकट हैं। लेकिन आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब संविधान का सवाल उठा, तो उस वक्त किस तरीके से दलित वर्ग मायावती को छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ क्यों भागा। देखिए, दलितों को लेकर के जो आज भी जो स्थिति बनी है, अदम गोल्डवी साहब, ये बहुत शानदार कविता है। और मैं जब 1996 में मुझे पत्रकारिता में आया तो उनका बड़ा आशीर्वाद था मेरे ऊपर, और हम उसको बहुत मानते भी थे वो, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो उनके साथ, उनकी जो कविता की जो कुछ लाइनें जो है वो मुझे बहुत पसंद आती है आज भी, कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर। ये एक बहुत लंबी एक उनकी कविता है, कभी मौका लगे तो आप लोग पढ़िएगा। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन कभी नहीं पढ़ा है मानस जी, समारोह की गली करके है, वो पढ़ा है आपने, गोडवी जी का पढ़ा है, बहुत बढ़िया कविता है। देखिए अदम गोडवी साहब ठाकुर बिरादरी से आते थे, लेकिन वो उस पीड़ा को वो महसूस करते थे। उन्होंने बहुत सारी चोट की, और उसमें वो भी, ये सवाल आज भी इतना मौजूद है कि इस आजादी के 70 साल बाद भी, 75 साल बाद भी हम इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि इस देश में दलितों का उत्थान कैसे होगा, इस वर्ग को अभी तक उसका अधिकार क्यों नहीं मिला। आज भी हम दलित शोषित वंचित की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब स्थिति है कि हमको डिबेट करनी पड़ रही है, और आज भी जाति के नाम पर और तमाम के नाम पर लोग आज भी चर्चा आज भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मानस जी, अफसोस इस बात का है कि आज भी चर्चा ये नहीं हो रही कि दरअसल दलितों का मसीहा वाकई में कौन है, दरअसल दलितों की चिंता किसको हो रही है। आज भी और कहना चाहूंगा, चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर दरअसल वो एक फाइटर बनकर के उभरे, और उन्होंने उस पूरे सिस्टम को उन्होंने अपनी तरफ किया, और उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी वर्ग के लिए अगर आप संघर्ष करते नजर आएंगे तो लोग आपके पीछे जाएंगे। वो कोई समूह हो सकता है, कोई जात हो सकती है। क्या व्यापारियों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन नहीं है? जो काम कर रहा है लोग उनके पीछे है। क्या पत्रकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन नहीं थे? जब 6 संगठन ईमानदारी से काम करते थे तो तमाम पत्रकार उनके पीछे खड़े होते थे। क्या अधिवक्ताओं के संगठन नहीं है? क्या चिकित्सकों के संगठन नहीं है? आप संघर्ष करते हुए नजर आए, आपकी पहचान ऐसी हो कि हाँ आप संघर्ष कर रहे हैं। आप किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी एक खास वर्ग को, तो बहुत समय तक दुकान नहीं चलती है। प्रमोद जी, एक तो बात ये कि दलितों की चिंता और दलितों के अधिकारों को लेकर सजगता, ये अलग मुद्दा है, और वोटों की राजनीति और चुनाव लड़ना ये अलग मुद्दा है। दोनों जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि इतने समय तक मायावती मुख्यमंत्री रही, लेकिन आज भी कविता जो याद कर रहे हैं मानस श्रीवास्तव जी, वो 4 दशक 5 दशक 6 दशक पुरानी स्थिति का ही हाल है। और इस हाल में उत्तर प्रदेश की उन गलियों में बहुत कुछ बदला होगा नहीं दिखता है। तो सवाल ये प्रमोद गोस्वामी जी कि जिस तरह आज की वोटों की राजनीति में बीएसपी का दलित वोटर या बीएसपी का दलित आधार बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करता दिख रहा है। चंद्रशेखर का वोटर, चंद्रशेखर का जो गणित है, वो किसके पक्ष में आपको जाता दिख रहा है? मीरा जी, मतलब सवाल तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि अभी आजाद साहब ने भी बात मनुवाद की कही थी, और उस पर एक उन्होंने रखा कि मतलब वो विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा
दुर्भाग्य ये है, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे आकाश आनंद हो, जब तक सत्ता की ललक और भूख और उसका पीछा उसका किया जाएगा, तो फिर न मनुवाद दूर हो सकता है और न ही दलितों की समस्याओं को समाधान हो सकता है। आप ऐसे ले लीजिए ना, मतलब मनुवाद को सबसे ज्यादा अगर किसी ने आलोचना की है पानी पी पी कर और मतलब बहुत बुलंद आवाज में, तो मायावती जी ने मनुवाद के मामले को उठाया। एक वो दौर था कि उस पर उन्होंने मनुवाद के दौरान के तीर तराजू और तलवार, और फिर सत्ता के लिए वो मनुवाद चला गया। हाथी नहीं गणेश है, ये मनुवाद आ गया, उधर तीर और तराजू आ गया। तो ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, ये तभी मनुवाद दूर हो सकता है आजाद साहब, या तभी दलितों का उत्थान हो सकता है, जब तक आपको काशीराम बनना पड़ेगा, जयप्रकाश नारायण बनना पड़ेगा, डॉक्टर लोहिया बनना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें कि मुख्यमंत्री भी हम बन जाएं, प्रधानमंत्री भी हम बन जाएं, दलितों का उत्थान भी कर दें और मनुवाद को भी मिटा दें, तो ये कंट्राडिक्टरी है। अब अभी आज आप जो कह रहे हैं, अभी ठीक वैसे ही चंद्रशेखर जी भी वैसा ही आचरण कर रहे हैं, वैसे ही जैसे मायावती जी दलितों को लेकर दलितों की आवाज बनी और उन्होंने उनकी आवाज को उठाया रखा। अब फिर वही चीज हो जाएगी कि जब सत्ता के समीकरण बनेंगे, तो फिर ये जो है वो हाथी नहीं गणेश हो जाएंगे। तो ये जो बदलाव है, ये जो सत्ता की ललक है, तो सत्यता तो ये है कि न इनका मनुवाद से कोई लेना देना है, न ये मनुवाद को हटाना चाहते हैं, न दलितों को ऊपर लाना चाहते हैं। ये कड़वा सच है, इसको स्वीकार किया जाए अथवा न किया जाए। काशीराम जी थे, सच ये है कि काशीराम जी थे, वो बेचारे जाते थे और उनके यहाँ उसमें झोपड़पट्टी में बैठते थे, साइकिल से जाते थे, मतलब बरसात में उनके जूते खराब हो जाते थे और वैसे ही बैठते थे, वही फटे हाल रहते थे। उनका मिशन था। अब मिशन नहीं रह गया है, अब ये सत्ता का प्रोफेशन हो गया है। तो जब सत्ता का प्रोफेशन रख के आप मिशन की बात करेंगे, तो अब ये एक्सपोज हो गए हैं। अब उसमें ये नहीं रह गया है कि अब आप उनको मिशन की बात करें और सत्ता की तरफ भागें। फिर तो यही तभी संभव है कि जब आप कहिए मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दलितों को उत्थान चाहिए, दलितों की समस्याओं का निदान चाहिए, दलितों के लिए हम लड़ेंगे, पूरा देश का दलित समाज खड़ा हो जाएगा उनके पीछे। लेकिन आज वही अभी जैसे मतलब मानस ने बढ़िया बात, सिर्फ एक सेकंड उन्होंने कहा कि मायावती जी जब निकलती थी तो सड़क धुलने लगती थी, पोंछा जाता था। तो ये मनुवाद की प्रवृत्ति नहीं है? बताइए। तो अब मतलब ये कंट्राडिक्शंस, मतलब हम अगर निकले तो पोंछा लगना चाहिए, इत्र छिड़कना चाहिए, लेकिन अगर हमारा दलित समाज जो है वो बेचारा जो है वो किस मतलब बदबूदार गलियों में रह रहा है, उसकी मतलब जो वो मंजूर है। ये कंट्राडिक्शन सही है गोस्वामी जी? नहीं कंट्राडिक्शन नहीं माननीय गोस्वामी जी, मैंने कहने का मेरा भाव जो था, डॉक्टर मीना जी आप बताइए, मैंने ये कहा कि वो संस्कार अब हमारे अपने लोगों में, हमने यही कहा ना कि वो सामंतवादी विचारधारा, वो मनुवादी विचारधारा हमारे अपने दलितों के अंदर आ गया है। मैंने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? मैं आपकी बात से आजाद साहब मैंने यही आपकी ही बात को इसी को कहा और तभी मैंने ये उदाहरण दिया मायावती का। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, आपकी बात से मैं सहमत जता रहा हूं। लगता है आपने हमारी बात को समझने की कोशिश नहीं की, मैंने वही बात कही, आपकी बात को ही आगे बढ़ाया। जी तो कुल मिलाकर इस वक्त जो तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि वोट की सियासत में दलित पिस रहा है। उसमें दलित को दरअसल एक ऐसा मसीहा चाहिए जो उनके अधिकारों के लिए सत्ता की राजनीति से दूर कुछ काम कर पाए। अभी कम से कम चंद्रशेखर या मायावती
उस रूप में, या कितना फिट होंगे मायावती, तो अब कितना अपने आप को रिवाइवल कर पाएंगी ये देखना है। वो अपने रिवाइवल के लिए ही चंद्रशेखर पर बार बार हमले कर रही हैं। चंद्रशेखर जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, वो कितना दलितों की आवाज बन पाएंगे और कितना सत्ता के पास जाकर सत्ता के नशे में, या जो तमाम सवाल यहाँ पर तमाम चर्चाएं गोस्वामी जी ने की है कि आप जब सत्ता में होते हैं तो आप कितने मनुवादी हो जाते हैं, तो उस तरफ बढ़ जाएंगे। ये आने वाले दिनों में देखना होगा। चंद्रशेखर या मायावती सिर्फ दो नाम नहीं है। इस देश की सियासत में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है जो दलित के एक उत्थान के लिए चेहरों की तलाश में हो। पूरे देश में ऐसे चेहरे की तलाश है, लेकिन सत्ता से दूर ऐसे चेहरे बहुत मुश्किल से बन पाते हैं। हिंदुस्तान का दलित कुछ ऐसे चेहरों को तलाशे, ढूंढे, उन्हें बनाए और उनकी आवाज उठाए, तो शायद उन गलियों की चर्चा हमें नहीं करनी पड़े जिनकी मानस जी ने अपनी कविता में, जो कविता दरअसल उनकी नहीं, उनके लेखक का किसी का नाम लिया था। मानस जी, क्या नाम लिया था आपने लेखक आदम का? गोडवी जी। आचार्य आदम गुडवी। आदम आदम गोडवी गुडवी। बहुत मशहूर ये बड़े बड़े दिवंगत हो बड़े गए बड़े आदम गोडवी। क्रांतिकारी लोगों में विचारधारा के रहे हैं। निश्चित रूप से जो लाइन मैंने सुनी वो बूढ़ी, एक बार फिर से सुनाइए मानस जी, बहुत ही मार्मिक, मतलब पूरे रोंगटे खड़े करने वाली वो दो लाइन थी आप। दरअसल ये आदम गोडवी साहब ने ये एक बहुत लंबी कविता इसको लिखी। आमतौर पर गजल लिखते थे। उन्होंने ये लिखा था कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से डूबकर मर गई फूलिया बेचारी कल कुएं में डूबकर। ये एक बहुत लंबी कविता है, कुएं 100 में 150 लाइनों डूबकर। की कविता है ये। कभी आप इसको अभी इसको पढ़िएगा, आप कहीं मिल जाएगी इसको पढ़ने के लिए। अगर आप कविता कोश वगैरह अगर आप वेबसाइट खोलेंगी जिसमें बहुत सारे जी। शायरों के वो है गजलें हैं, तो उसमें आपको मिलेगी। और दरअसल ये आज भी उतनी ही मौजूद है। आज भी बताते हैं कि पुलिस का उत्पीड़न कैसे होता है, कैसे काले को सफेद को काला किया जाता है, और उसका शिकार किस तरीके से दलित परिवार के लोग बनते रहे थे एक जमाने तक, और आज भी वो सिलसिला बदस्तूर आज जारी है। भी बन रहा देखिए किसी भी है, आज भी बन रहा है। अगर किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर उसका शोषण हो रहा है सिस्टम के द्वारा, तो उसको दलित ही माना जाएगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी आज का भी हो। उतनी प्रासंगिक है कविता। मुश्किल ये है, अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का, तकलीफ इस बात की है कि आज भी उतनी प्रासंगिक है। चाहे कितने ही पढ़े लिखे हमारे ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स दलित समाज के, जिसकी माम सिर्फ की आपने चर्चा की, चाहे मायावती आई, चाहे कांशी राम आए, एक चीज मैं आपको और बता दूं इस कविता के बारे में, मेरे दिल के बड़ी करीब है कविता, खुद मैंने उनके मुंह से भी सुनी थी। इस कविता में दरअसल एक दलित महिला है जो बेचारी बहुत गरीब है और उसका शोषण हो रहा है, और उसके साथ बलात्कार किया जाता है। उसके बाद कैसे सिस्टम उसको पलट करके मजबूर कर देता है कि वो अपनी जान दे दे, और कैसे उत्पीड़न किया जाता है। दरअसल ये 100-150 लाइन की ये जो कविता है, आमतौर पर कविताएं बहुत इतनी बड़ी होती नहीं है, तो उसमें पूरा व्याख्यान एक सिस्टम पे एक चोट है। जरूर पढ़िएगा इसको आप। एक महिला की कहानी नहीं है, दरअसल वो हमारे समाज के उस चेहरे की कहानी है, दोहरे चरित्र की वजह से इस तरह का आचरण हमें दिखाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम कोशिश करते हैं न्यूज़ 24 पर कि हमारे दर्शक, आम आदमी, दलित समाज जो इन सब परेशानियों से दो चार हो रहा है, वो समझे इन राजनेताओं की तमाम जो कोशिशें हैं दलित उत्थान के नाम पर सत्ता हासिल करने की, उसमें कितना कामयाब दलित समाज इन नेताओं को होने दें, और कितना अपने हितों के लिए ऐसे लोगों को सामने लाएं जो वाकई में एक समानता के रास्ते पर, या यूं कहें एक अच्छे सभ्य समाज की तरफ उन्हें ले जाने का काम करें। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।